नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे एसटेट, सीटेट और सीईटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसमें सामाजिक अध्ययन जो है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर सभी के सभी जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें भी क्वेश्चन आ चुके हैं। और जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। तो सभी यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो से आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटी वाला कोना से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है। तो यहाँ पर कौन सा है? एपिडाइस्कोप, रेडियो, चॉकबोर्ड या फिर कंप्यूटर। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए और यहाँ पर जो माना गया है तो ये हमारा रहेगा ऑप्शन 1 वाला, एपिडाइस्कोप। तो ये जो सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण है इसके लिए यहाँ पर ये प्रक्षेपी शिक्षण साधन के रूप में एपिडाइस्कोप का प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेपी जो यहाँ पर शब्द आया है क्या होता है? ये जिस प्रकार हम कोई चीज़ जो फेंकते हैं तो इस प्रकार से इसका जो अर्थ है परिचित्रदर्शी से लिया गया है। तो एपिडाइस्कोप जो है इसका अर्थ होता है परिचित्रदर्शी। और क्या है? एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसका जो प्रयोग है चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। जैसे आप प्रोजेक्टर है या कोई जो सिनेमा में जो फिल्म वगैरह देखते हैं तो प्रोजेक्टर आप समझ सकते हैं इसका अर्थ। तो एपिडाइस्कोप जो है प्रक्षेपी साधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्लोब का एक प्रकार नहीं है? भौतिक, राजनीतिक, खाका या प्रतिमान ग्लोब। और यहाँ पर एक नहीं है, तो ये जो ऑप्शन 4 वाला जो है प्रतिमान ग्लोब, ये यहाँ पर इनमें नहीं है। ग्लोब जो है ये पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है और पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूप, महाद्वीप, महासागर, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को ग्लोब पर ज़्यादा सही प्रतिरूप में दिखाया जाता है। और ग्लोब के प्रकारों में भौतिक ग्लोब, राजनीतिक और खाका ग्लोब या थीमेटिक ग्लोब का शामिल किया गया है। तो प्रतिमान ग्लोब जो यहाँ पर इसमें रहेगा, ये एक इनमें नहीं है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्न लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कि यह सामाजिक विज्ञान का अंग है, साधारण तथा सरल है, मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है, या मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित होता है। और इसमें रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, कि यह मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। तो सामाजिक अध्ययन में साधारण तथा सरल, व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। और इस प्रकार सामाजिक अध्ययन एक समन्वित व्यवस्थित अध्ययन के सापेक्ष सामाजिक विज्ञान का अंग है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतः विषय को पागम का एक गुण नहीं है? तो यहाँ पर भी एक गुण इनमें से नहीं है। एक ही अध्यापक पूरी कक्षा का संचालन कर सकता है। विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है या नहीं होता? बस्ते के बोझ को कम करने में सहायक है, या बच्चे विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं? तो सामाजिक अध्ययन के अंतः विषय को पागम का एक गुण यहाँ पर नहीं है। और ये है ऑप्शन 4 वाला, कि बच्चे विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं। क्योंकि अंतः विषय को पागम में सामूहिकता की भावना पर बल दिया जाता है, इसलिए इसमें 2 या 2 से अधिक विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाने पर बल दिया जाता है। जैसे अगर एक शिक्षक स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाते समय भारतीय लोकतंत्र की बातें करता है तो इससे 2 विषयों में संबंध स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का संबंध बताना है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो भारतीय संविधान, लोकसभा, राष्ट्रपति, संविधान सभा, इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी जो वीडियो बनाई गई है, और वो वाली वीडियो आपको जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या ऊपर जो कोने में आई बटन है इस पर भी आपको मिल जाएगी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का संबंध बताना है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री से है।
और इनका जो संबंध माना गया है तो ये मौलिक जो कर्तव्य है इनसे माना गया है। मौलिक कर्तव्य जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन हुआ था 1976 में। तो कब हुआ था? 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। इसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 मानी गई है। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर गुटनिरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 2 ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है इसको भारतीय विदेश नीति के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया है और इनकी स्थापना वर्ष 1961 में पहले शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुई थी और इसके संस्थापकों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टिटो और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकानी उस समय थे। गुटनिरपेक्षता का सचिवालय ये काठमांडू नेपाल में है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है गुटनिरपेक्षता का सचिवालय कहाँ पर है? तो ये काठमांडू नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देशित किया गया है? अनुच्छेद 32, 40, 48 या 51 के द्वारा। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 2 ये अनुच्छेद 40 के द्वारा। तो इसमें जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं और वर्ष 1986 में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके लिए संविधान के भाग 9 तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 ये रहेगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संस्तुति की जाती है। तो संविधान के द्वारा राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संस्तुति मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल या विधानसभा के द्वारा। तो यहाँ पर ये संविधान के अनुसार राज्य का यहाँ पर आया है, ये आप जरूर याद रखिएगा, राज्य व्यवस्थापिका। और इसमें जो यहाँ पर लिया गया है तो ऑप्शन 4 जो इसे लिया गया है विधानसभा के द्वारा। तो राज्य व्यवस्थापिका के उस सदन को विधान परिषद कहा जाता है और इसके गठन और समाप्ति का जो अधिकार है यह विधानसभा को है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है और उसकी समाप्ति भी कर सकती है। तो ये आपने जरूर याद रखना है, राज्य व्यवस्थापिका के उस सदन का गठन और उसे समाप्त करना तो ये विधानसभा कर सकती है। और उस सदन कौन सा कहा गया है ये भी आपने याद रखना है। तो राज्य व्यवस्थापिका का उस सदन है विधान परिषद। अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? 1 माह, 4 माह, 6 माह या 1 वर्ष के लिए। तो राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद के द्वारा अधिकतम कितने समय के लिए रोक के रखा जा सकता है? और यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन 2 ये 4 माह के लिए इसे रोक के रखा जा सकता है। विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 महीने तक रोक कर रख सकती है और तथा दूसरी बार विधेयक पर चर्चा के बाद जब विधान परिषद में आता है तो अधिकतम 1 महीने तक उसे रोक के रखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर कई प्रकार के जो क्वेश्चन है वो निकल के हमारे आ जाते हैं। तो राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद के द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोक के रखा जा सकता है? तो यहाँ पर जो इसमें तो रहेगा ऑप्शन 2 हमारा। तो यहाँ पर अधिकतम पूछा गया है, अधिकतम तो है यहाँ पर 4 महीने का, 4 महीने। और दूसरी बार अगर विधेयक पर चर्चा के बाद जब विधान परिषद में आता है तो उसके बाद 1 महीने, तो उसके बाद 1 महीने तक रोक के रखा जा सकता है। तो पहले यहाँ पर 4 महीने और उसके बाद है 1 महीने तक रोक के रखा जा सकता है। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निर्णित किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद है उनको कौन निर्णित करता है?
संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, लोकसभा या निर्वाचन आयोग के द्वारा। और इसमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन 2 है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके द्वारा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52, तो ये जो अनुच्छेद 52 जो है इसमें राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछा गया है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट है हमारे, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है? 3 महीने, 6 महीने, 9 या 12 महीने। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना है तो कितने दिन के अंदर अंदर उसे सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी होगा? 3, 6, 9 या 12 महीने। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2, 6 महीने। तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति समय के संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद, राज्यसभा अर्थात लोकसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसे अपने पद छोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है? तो भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग अगर चलाना है तो इसकी प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 59, 60, 61 या इन सभी के अंतर्गत। और ये जो है ये अनुच्छेद 61 जो है इसके अंतर्गत है। महाभियोग जो है ये राष्ट्रपति पर संविधान के प्रारूपों के उल्लंघन के आधार पर लगाया जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है, यह अनिवार्य है। और यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये 14 दिन पहले जो है ये सूचना जरूर देनी होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1, 2, 3 या 5 को। तो लोकसभा यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा की पूछा गया है आंग्ल भारतीय को, और इनकी जो संख्या है ये ऑप्शन 2 में रहेगा, 2 जो इनकी संख्या होती है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में 2 सदस्यों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में उल्लिखित है। तो ये किस में है? 331 में ये उल्लिखित है। अगला रहेगा यहाँ पर, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता इनमें से किन के द्वारा की जाती है? तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता की जाती है ये लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा की जाती है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है 108, तो कौन सा अनुच्छेद है? 108। इसके तहत जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 4 में उल्लिखित किया गया है और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया सामान्य विधान के तहत की जाती है। तो ये यहाँ पर जो लोकसभा का अध्यक्ष इसमें रहेगा। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, ये जो 10वीं जो अनुसूची है इसका संबंध बताना है। चुनाव से है, दल बदल से, पंचायतों से या फिर भाषाओं से। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 2 में रहेगा। तो दल बदल जो है इससे इसका संबंध है। और 10वीं जो अनुसूची है इसको संविधान में 52वां जो संशोधन हुआ था 1985, इसके तहत इसे जोड़ा गया है। और हाल ही में जो, जैसे कि आपको पता है, ये चुनाव भी होने वाले हैं, पंचायत चुनाव, परिषद, ग्राम पंचायतों के। तो हो सकता है इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय, इसमें न्यायाधीशों की संख्या को कौन घटाया बढ़ा सकता है? तो इसमें कौन बढ़ा सकता है?
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या इनमें से कोई सा भी नहीं, और ये काम है संसद का। तो ये जो अधिकार है संसद को है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 124, क्या कौन सा अनुच्छेद है? 124। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश सहित 33 अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में पदस्थापित है। इनकी संख्या जो है कम ज़्यादा होती रहती है, तो वर्तमान में जो इनकी संख्या कुछ और हो सकती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष है इनमें से कौन थे? तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल, काका साहिब कालेकर, एमएम सिंह या एम सिंघवी। तो इसका तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ये रहेगा, काका साहिब कालेकर। तो ये इसका क्वेश्चन भी जाए वर्तमान में कुछ और हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा महिला सबलीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1999, 2001 या 5 में। और यहाँ पर एक ऑप्शन 3 2001 में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए गए हैं? 9, 11, 13 या 15। और ये थे ऑप्शन 3 13। नेक्स्ट है, निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर एक चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तारकुंडे समिति, सरकारिया इंद्रजीत गुप्त या दिनेश गोस्वामी समिति। और यहाँ पर है ऑप्शन 2 सरकारिया समिति, जिसका गठन जो वर्ष 1983 में किया गया था। और इसके अतिरिक्त तारकुंडे समिति 1974-75, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 और दिनेश गुप्ता समिति 1990 का संबंध चुनाव सुधार से है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जहाँ भारत में कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर एक का कृषक आंदोलन से संबंध नहीं है, खेड़ आंदोलन, नामधारी, शेतकारी, भारतीय किसान यूनियन। तो कृषक आंदोलन से एक संबंधित नहीं है, और यह है नामधारी आंदोलन। तो नामधारी आंदोलन था 1827। तो यह संख्या जो आपने याद रखनी है 1827, इसका संबंध धार्मिक आंदोलन से है। तो क्या है? धार्मिक आंदोलन से। और नामधारी सिख संप्रदाय का एक पंथ है। और कृषक आंदोलनों में खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। और इसी प्रकार शेतकारी आंदोलन 1945 से 1973 के संस्थापक शरद अनंतराव जोशी के द्वारा किया गया था। और यह आंदोलन महाराष्ट्र के सतारा जिले के कृषकों के द्वारा चलाया गया था। और भारतीय किसान यूनियन की स्थापना वर्ष 1979 में राजस्थान के कोटा में की गई थी। और यह संघ किसानों से संबंधित है। तो ये आंदोलन भी आ सकते हैं कि कौन से का किससे संबंधित है। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्न अंकित में कौन से वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे? जैमिनी, कणाद, गौतम या फिर व्यास। और यह थे महर्षि कणाद। तो ये जो जैमिनी जो है ये पूर्व मीमांसा के गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। और महर्षि जो व्यास है इनके द्वारा महाभारत की रचना इनमें से की गई थी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निम्न अंकित हड़प्पा नगरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण को समर्पित था? रोपड़, सुर कोटड़ा, चहुंदड़ो या फिर राखीगढ़ी। और इसमें रहेगा ये ऑप्शन 3 वाला चहुंदड़ो। जो चहुंदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पूरा स्थल है। और यह क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में है। और यहाँ पर जो 4000 से 1700 ईस्वी पूर्व एक नगर बसा हुआ था, जहाँ पर इंद्रगोप मनकों का निर्माण किया जाता था। तो चहुंदड़ो जो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सूरसेन महाजनपद की एक राजधानी थी? तो यहाँ पर सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौशल, कांची, मथुरा या फिर उज्जैनी। और ये थी ऑप्शन 3 वाली मथुरा। मथुरा जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा है। यहीं पर श्री कृष्ण भगवान जो है उनका जन्म हुआ था और भारत की प्राचीन नगरी के रूप में विख्यात रहा है। मथुरा के उत्खनन से कुषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं जो मथुरा संग्रहालय में रखे गए हैं। तो ये सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी है ये मथुरा थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर हमें अशोक का वृहद शिलालेख मिला है? तो अशोक का एक वृहद शिलालेख मिला है सोपारा, मास्की, ब्रह्मगिरी या सारनाथ से। और इसका संबंध है ऑप्शन 1 सोपारा से। तो मौर्य वंश के संस्थापक हैं अशोक। इनका एक एग्जाम में वंश पूछा गया था, तो मौर्य थे ये अशोक।
इन्होंने अपने राज्य आदेश को राज्य के विभिन्न प्रांतों में शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाया था। और इसी प्रकार का एक वृहद शिलालेख महाराष्ट्र के पालघर के पास सोपारा नामक स्थान से भी मिला है। और सोपारा से प्राप्त अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। यहाँ पर हुए उत्खनन से स्तूप के साथ साथ कुछ मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। तो सोपारा जो है यहाँ पर इसका रहेगा। और इसका संबंध ये महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट है निम्न अंकित में से किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ सदी ईसा पूर्व में। तो भारत में सर्वप्रथम स्तूप जो है अस्तित्व में आए थे और ये थे तृतीय सदी ईसा पूर्व में। और स्तूप जो है ये मुख्यतः बौद्ध धर्म के पूजा स्थान होते थे। और स्तूप जो है एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से जो यमुनानगर के पास जो एक चिनिटी जो स्थान है वहाँ पर एक बौद्ध जो है स्तूप मिला है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित संतों में से कौन गरीब नवाज के नाम से जान जाते हैं? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या बख्तियार काकी। तो गरीब नवाज के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता है? और यहाँ पर एक ऑप्शन है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो इन्हें गरीब नवाज जो है इसके नाम से भी जाना जाता है। और इस्लाम धर्म के चिश्ती संप्रदाय से इनका संबंध है। इनका जो जन्म है ये 1135 इसमें सिस्तान में हुआ था और इन्होंने भारत के अजमेर नामक स्थान पर रहकर इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया था। बाद में जो अजमेर में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है निम्न अंकित में से कौन सा मुगल काल में प्रचलित पद सिंस ए कामिल का अर्थ है? दूषित फल, उत्तम फसल, शिक्षित पुरुष या अशिक्षित पुरुष। तो ये मुगल काल में प्रचलित पद है जिन्स ए कामिल। इसका अर्थ क्या है? और इसका अर्थ होता है ऑप्शन 2 वाला, उत्तम फसल। नेक्स्ट है निम्न अंकित में से कौन सा सल्तनत काल में बंदगान थे? तो ये बंदगान कौन होते थे सल्तनत काल में? और यहाँ पर ऑप्शन हमारे घरेलू सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास, कृषि सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास, धार्मिक सेवाओं के लिए, सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन ये 4 वाला रहेगा, सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास। सल्तनत काल जो है इसमें तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। और सल्तनत काल में सबसे अधिक दास लगभग 18,000 फिरोज तुगलक के अधीन थे। नेक्स्ट है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज की दर क्या होती थी? उपज का 30, 40, 50 या 60%। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज की दर, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, उपज का 50%। तो ये जो मध्यकालीन जो भारत है इसमें खिलजी वंश का शासक था ये अलाउद्दीन खिलजी। समय एग्जाम में आ जाता है तो 1296 से 1316 ईस्वी इनका समय है। तो इसके समय में भू राजस्व या खराज की दर उपज का कितना प्रतिशत थी? तो ये 1.2 50%। इसने अपने शासनकाल में 2 नए कर, चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगता था और घड़ी कर घरों और झोपड़ों पर ये लगाए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न अंकित में से किससे उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है? तो उत्तर मेरूर का जो अभिलेख है इसका संबंध बताना है चेर, चोल, पांडे या फिर पल्लवों से। और इनका जो संबंध है ये ऑप्शन 2 में रहेगा। तो चोल जो उनसे इनका संबंध है और राजधानी जो इनकी तंजौर थी। और चोल साम्राज्य जो है 3 प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था जिसे केंद्र सरकार, अस्थायी सरकार और स्थानीय सरकार कहा गया है। उत्तर मेरूर अभिलेख जो है चोल साम्राज्य के प्रशासन पर रोशनी जारी डालते हैं और चोल वंश का जो संस्थापक है ये विजाल्य था। समय जो है इनका ये रहेगा 850 से 887। तो इनका संस्थापक आ जाता है चोल वंश का, तो ये विजाल्य था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया था? तो ये बताना है कि इनमें से कौन सी, रुद्रमा देवी, अहिल्याबाई, रमाबाई या फिर रजिया सुल्तान। और यहाँ पर जो मानी गई है तो ऑप्शन 1 वाला रहेगा, रुद्रमा देवी।
और इनका वंश कौन भी आ जाता है, कौन से वंश की थी ये, तो काकतीय वंश जो है से इनका संबंध था। इन्होंने अपने जो अभिलेख है इसमें से उनको पुरुष रुद्रदेव महाराज ये बताया था। और रुद्र महादेवी ने चालुक्य वंश के राजकुमार वीरभद्र जो से विवाह किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से व्यक्ति थे जिसने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया था? नम्मालवार, सुंदरार, बसवन्ना या फिर अपार? तो जिसने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया था और ये थे यहाँ पर ऑप्शन 3 वाले बसवन्ना। तो ये जो वीर शैव जो थे आंदोलन हिंदू धर्म के लिंगायत संप्रदाय से जुड़े हुए एक आंदोलन था और इस संप्रदाय में दीक्षित साधक विश्व कल्याण की कामना से प्रभावित थे और वे समाजगत भेदभाव में अविश्वास करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक है? तो यह 1857 के विद्रोह से संबंधित है पुस्तक माझा प्रवेश। नाथुराम गोडसे, शिवदत्त गोडसे, विष्णुभट्ट गोडसे या फिर उमाकांत गोडसे? और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन 3 वाला है, विष्णुभट्ट गोडसे। इन्होंने 1857 की जो क्रांति और रानी लक्ष्मीबाई की विशेष रूप से चर्चा की है और रानी लक्ष्मीबाई को मराठी लेखक ने इकलौता मर्द भी बताया है। तो ये विष्णुभट्ट गोडसे जो यहाँ पर इसका माना गया है। पुस्तक ये कई बार एग्जाम में पलट कर क्वेश्चन को पूछ लिया जा सकता है। तो ये माझा प्रवास है, एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है, विष्णुभट्ट गोडसे के द्वारा लिखित पुस्तक। तो ये माझा प्रवास है जिसमें 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्न अंकित में से किस वर्ष खुदरा विद्रोह हुआ था? 1816, 17, 18 या फिर 19 में? तो यह खुदरा विद्रोह हुआ था और यह हुआ था 1817 ईस्वी में। यह जो विद्रोह था यह बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में लड़ा गया था और यह जो विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा लागू कर प्रणाली के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रथम कपास मिल जो कताई मिल के रूप में स्थापित की गई है अस्तित्व में आई थी? 1852, 53, 54 या फिर 56 में? और इसका जो संबंध है यह रहेगा ऑप्शन 3 वाला, 1854 में। और यह जो मिल है बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग के द्वारा स्थानीय पारसी उद्यमी के द्वारा स्थापित की गई थी और सूती वस्त्र उद्योग का सबसे अधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र तथा गुजरात में है, जो भारत की सर्वाधिक कपास का भी उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की है? तो यहाँ पर स्त्री पुरुष तुलना ये पुस्तक प्रकाशित की गई है ताराचंद शिंदे, पंडिता रमाबाई, रुकैया शेखावत या रस सुंदरी देवी के द्वारा। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 1 में रहेगा, ताराबाई शिंदे के द्वारा। और इनकी जो पुस्तक है ये मूल रूप से 1882 ईस्वी में मराठी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया गया था। अक्सर इनके द्वारा लिखित पुस्तक को पहले आधुनिक भारतीय नारीवादी पाठ माना जाता है। तो इनका संबंध ये तारा शिंदे से माना गया है स्त्री पुरुष तुलना का। नेक्स्ट है, इनमें से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी? अंबेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले या पेरियार के द्वारा? और यह की गई थी ऑप्शन 4 पेरियार के द्वारा। और ये जो आत्मसम्मान जो आंदोलन है ये वर्ष 1920, तो समय आपने याद रखना है, वर्ष 1920 में रामास्वामी नायकर के द्वारा दक्षिण भारत में प्रारंभ की गई थी। और रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में वास्तविक नाम भी आ जाता है। तो रामास्वामी नायकर ये इनका नाम है और पेरियार के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता का खंडन किया और जाति प्रथा का भी विरोध किया था। और पेरियार ने हरिजनों के सहयोग से वाईकोम सत्याग्रह का जो नेतृत्व वही किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान, मध्य, दक्षिणी या फिर लघु अंडमान में? और यहाँ पर एक ऑप्शन 3 है, दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट है, किस स्थान का स्थानीय समय 6 प्रातः है, 6 बजे प्रातः, जबकि उसी स्थान का ग्रीनविच मीन टाइम जो है GMT, ये GMT जो है क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है। तो स्थान की देशांतर क्या होगी? 45 डिग्री पूर्व पश्चिम, 120 डिग्री या 120 डिग्री पश्चिम? और यहाँ पर एक ऑप्शन 1 वाला है 45 डिग्री।
दो स्थान के मध्य जाए यहाँ पर 3 घंटे का अंतर होता है। 15 डिग्री गुणा 15 डिग्री, तो देशांतर के मध्य 1 घंटे का अंतर स्पष्ट होता है। तो 3 घंटे 15 45, तो पूर्वी देशांतर जाए यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख एसूचरी का निर्माण करती है? कावेरी, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती? और यह ताप्ती नदी, ऑप्शन 4 वाला। तो ये क्या है, एक ज्वारनदमुख नदी है। और ताप्ती जो है पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी है और यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मूलतई के से निकलकर सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र के मध्य से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है और यह नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी की सहायक मिंगोला, वागोर, गिरना और पंजारा है। कावेरी कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच प्रवाहित होने वाली नदी है और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा गया है। नेक्स्ट जगह इनमें से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? अन्नाईमुड़ी, नंदा देवी, कामेत या अन्नपूर्णा? और भारत में एक नहीं है, तो ये अन्नपूर्णा जो है ये भारत में नहीं है। ये जो है उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में है। और अन्नपूर्णा जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। अन्नमलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह केरल राज्य में है। नेक्स्ट अगर निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है? इस्पात संयंत्र सहयोगी देश, तो कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? और यहाँ पर है ऑप्शन 4 वाला, बोकारो, जापान। तो बोकारो जो स्टील संयंत्र जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1964 में और ये झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। और इसके अतिरिक्त भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है ये हुई थी वर्ष 1955 में और सोवियत संघ इसके सहयोग से। और जो राउरकेला स्टील संयंत्र उड़ीसा, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1955 में और पश्चिम जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर स्टील संयंत्र पश्चिम बंगाल की स्थापना वर्ष 1956 में ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इनमें से उत्तराखंड राज्य का जो बताना है और क्षेत्रफल के आधार पर राजाजी राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री, नंदा देवी या गोविंद राष्ट्रीय पार्क। और यहाँ पर जो हमारा संबंध है ये ऑप्शन 2 वाला रहेगा, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। और यह जो पार्क है ये उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। इसकी जो स्थापना है ये वर्ष 1989 तो वर्ष 1989 में हुई थी और गंगोत्री कस्तूरी मृग आदि के लिए जाना जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी और यह देहरादून में है। और जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये वर्ष 1982 में चमोली जिले में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया एक तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहाँ जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजना से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है या बहुउद्देशीय परियोजनाएं विद्युत पैदा करती हैं। तो यहाँ पर एक तर्क इनमें सही नहीं है या फिर इनमें से एक अलग है। और अलग जो है यहाँ पर ये ऑप्शन 3 वाला माना गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो इनमें से कौन सा राज्य जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, असम, नागालैंड या फिर बिहार? और यह है त्रिपुरा। भारत का जो त्रिपुरा है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित भारत का राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और त्रिपुरा राज्य के पूर्व में असम और मिजोरम राज्य स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर करेवा भू आकृति हिमालय के किस भाग में पाई जाती है? सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल या फिर कश्मीर में?
तो करेवा भू आकृति और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 4 में रहेगा। कश्मीर जो हिमालय उसमें है ये, और करेवा जो है एक कश्मीर घाटी की झील निक्षेप है। इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप और हिमोड़ उपस्थित होते हैं, और कश्मीर घाटी के करेवा में लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत भी प्राप्त हुए हैं। तो कश्मीर हिमालय यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथी के संरक्षण और आवास बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया है। तो हाथी के संरक्षण और आवास को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1973, 92, 72 या फिर 76 में, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 2 ये वर्ष 1992 में। और इस योजना का जो उद्देश्य है ये हाथियों और प्राकृतिक वास का संरक्षण, मनुष्य पशु संघर्ष कम तथा बंदी हाथियों की देखभाल करना है। और देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कोतूर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर पार साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। तो यहाँ पर एक कथन इनमें से सही नहीं है कि यह विश्व का सबसे लंबा और दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पारम महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। यह अपने एशियाई प्रदेश की पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। वैंकूवर इस रेल मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है। तो यहाँ पर भी एक ये नहीं वाला पूछा गया है, और नहीं वाला है ऑप्शन 4 वाला। वैंकूवर इस रेल मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है। तो ये जो ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, इस पर स्थित प्रमुख नगर मास्को, सिजरान, साइबरोवास्क आदि आते हैं, और ये वैंकूवर नगर जो इस रेलवे मार्ग पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। तो यह ओपेक का सदस्य बताना है चिली, ब्राज़ील, वेनेजुएला, पेरू, और यहाँ पर है ऑप्शन 3 वाला वेनेजुएला। और ओपेक जो है ये पेट्रोलियम उत्पादक 14 देशों का एक संगठन होता है। इसके सदस्य देश और सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला और गिनी है, और इसका मुख्यालय भी आ जाता है। तो ओपेक जो है इसका मुख्यालय वीना में है। इसकी जो स्थापना इराक में वर्ष 1960 में हुई थी। नेक्स्ट है, इनमें से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। तो ये जो सर्वप्रथम भूगोल जो है ज्योग्राफी इस पद का प्रयोग किया गया था, तो किन के द्वारा किया गया था। अरस्तु, गैलीलियो, एरिस्थानीज या फिर हेरोडोटस के द्वारा। तो ज्योग्राफी शब्द जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था, और ये हुआ था ऑप्शन 3 में, एरिस्थानीज ने। तो इनके द्वारा इस शब्द का पहले प्रयोग किया गया था, और इन्हें भूगोल के पिता के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो यूनान के गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि और सिद्धांतकार थे। इन्होंने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया, और भूगोल के लिए ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने ही भौतिकी को जन्म दिया है। तो एरिस्थानीज जो है इन्हें ज्योग्राफी का इस शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के सूर्य के सबसे निकट स्थित पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट स्थित को उपसौर कहा जाता है। यह स्थिति कब होती है। 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 जून या 23 सितंबर को। और ये जो स्थिति होती है ये 3 जनवरी को होती है। तो 3 जनवरी जो इसको सूर्य पृथ्वी के सबसे अधिक समीप होता है। पृथ्वी एवं सूर्य की इस निकटतम स्थिति को उपसौर कहा गया है। तो किसे कहा गया है, इसमें जो है सूर्य, पृथ्वी एवं सूर्य नज़दीक होते हैं। तो 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे अधिक समीप होता है। पृथ्वी एवं सूर्य की इस निकटतम स्थिति को उपसौर कहा गया है। और जो 4 जुलाई है, 4 जुलाई की स्थिति को अपसौर कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी ज़्यादा होती है। तो जिसमें पास होगा, पास होने वाले को उपसौर कहा जाएगा, और जिसमें दूर होगा, तो जिसमें दूर होगा उसे अपसौर कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अपसौर। और ये जो स्थिति कब होती है, ये स्थिति होती है 4 जुलाई को। तो जिसमें नज़दीक होगा 3 जनवरी को, और दूर होगा 4 जुलाई को। जिसमें नज़दीक होगा इसे उपसौर, दूर होगा तो अपसौर, 4 जुलाई। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, निम्न इनमें से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा एक नहीं है।
तो ठंडी या समुद्री जलधारा यहाँ पर एक नहीं है, कनारा, क्रोएशिया की धारा, लेब्राडोर या फिर ओएसियो की धारा। तो ठंडी समुद्री जलधारा यहाँ पर एक नहीं है और ये है ऑप्शन 2 वाली क्रोएशिया धारा। क्रोएशिया जो है ये प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। क्रोएशिया जापान के क्यूशू द्वीप से टकराकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है और इसकी शाखा जापान सागर में सुशीमा के नाम से जान जाती है और यह बाहरी शाखा मुख्य क्रोएशिया के रूप में जापान के पूर्व से होकर उत्तर की ओर चल जाती है। क्रोएशिया को जापान की काली जलधारा भी कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही जो अनुक्रम है इनमें से कौन सा है? घाघरा, गंडक, कोसी या फिर गोमती। तो पूर्व से पश्चिम की ओर का जो सही क्रम है वो आपने बताना है। गंगा नदी का इनमें से सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम, और यहाँ पर जो क्रम है ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा। पहले 3, 2, 1 और उसके बाद 4। तो पहले जो यहाँ पर कोसी है, उसके बाद गंडक और उसके बाद घाघरा और उसके बाद आ जाती है गोमती। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर भारत में परमाणु ऊर्जा। तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1948, 54, 71 या फिर 1950 में। तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? और यहाँ पर रहेगा वर्ष 1948। तो 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया और दिनांक 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। और परमाणु ऊर्जा आयोग जो है भारत सरकार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शासी निकाय है जो सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होता है। और परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का एक आधार नहीं है? तो यहाँ पर एक सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का एक आधार नहीं है और वो कौन सा है? मनोवैज्ञानिक आधार, दार्शनिक, समाजशास्त्री या फिर धार्मिक आधार। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 हमारा धार्मिक आधार। नेक्स्ट है यहाँ पर सामाजिक अध्ययन। तो ये जो सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का यह उपागम ज्ञात से अज्ञात, पास से दूर, सामान्य से जटिल के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो ये कौन सा है? सरोकार आधारित उपागम, विषयक आधारित उपागम, समेकित उपागम या फिर अंतः विषयक उपागम। और इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 रहेगा विषयक आधारित उपागम। तो विषयक आधारित जो उपागम है ये ज्ञात से अज्ञात, पास से दूर, सामान्य से जटिल के शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है। और विषय आधारित उपागम में विषय वस्तु पर ही ध्यान केंद्रित करना होता है, इसलिए कक्षा में पाठ्य पुस्तक का आदान प्रदान ही सभी कक्षा क्रियाकलापों का मूल होता है। विषय आधारित उपागम में अध्यापक के लिए पाठ्य पुस्तक ही केवल मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निम्न में ये प्रश्न सामान्यतः पाठ्य विषय पढ़ने से पूर्व किए जाते हैं तथा इनका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है। तो ये कौन से होते हैं? स्वाभाविक, औपचारिक, प्रस्तावना प्रश्न या फिर विकासात्मक प्रश्न। तो सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निर्माण में ये प्रश्न सामान्यतः पाठ्य विषय पढ़ने से पूर्व किए जाते हैं। और ये कौन से हैं? तो यहाँ पर एक ऑप्शन 3 वाला प्रस्तावना प्रश्न। ये जो प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं इनका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से तात्पर्य विद्यार्थी के स्तर से है, अर्थात विद्यार्थी का शिक्षण स्तर तथा पूर्व कक्षा का कितना ज्ञान है, या फिर जो उन्हें पढ़ाया गया है, जैसे कल पढ़ाया गया था तो उनके बारे में पूछ ले जाए कि आपने कल क्या पढ़ा था, क्या आपने इसमें याद किया। नेक्स्ट है यहाँ पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस प्रविधि के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं, विचारों, आदतों, मूल्य तथा साधनों इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जाती है? प्रदर्शन प्रविधि, परिभ्रमण, सर्वेक्षण या फिर प्रदर्शनी प्रविधि में। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन 3 हमारा सर्वेक्षण प्रविधि में। नेक्स्ट है विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामाजिक या फिर नेतृत्व। तो विषय वस्तु का ज्ञान, और यह रहेगा ऑप्शन 2 वाला व्यावसायिक गुण का। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर स्टैट, सीटेट और सेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।